नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्यआईएएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो जैसा कि आज से हम लोग अपनी यूपी पीसीएस प्री एंड आरओ एंड एआरओ के लिए कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। एडमिशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जिन्होंने अभी तक एडमिशन हमारे बैच में नहीं लिया है वो अब एडमिशन लेकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको जो क्लासेस का शेड्यूल है हमारे पेड बैच में डाल दिया गया है, आप लोग सभी वहां से जाकर चेक कर सकते हैं किस किस समय कौन कौन सी टाइमिंग पे क्लासेस चलेंगी। अभी प्रारंभ में हम लोग 2 सब्जेक्ट लेकर चलना है, एक हिस्ट्री और दूसरा साइंस। अभी हम लोग प्रारंभ में लेकर चलेंगे, फिर धीरे धीरे इसी तरह और सब्जेक्ट को हम लोग अपना बढ़ा लेंगे। पहले आप लोग को अभी स्टार्टिंग में हैबिट डालनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को याद रखना है, उन सब चीजों की भी हैबिट डालनी। तो अभी 10-15 दिन क्लासेस जो है इसी तरह चलेंगी। फिर धीरे धीरे आप लोग भी हम लोग सब्जेक्ट धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग आज से अपनी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो हिस्ट्री को जो है हम लोग 3 पार्ट में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री होता है, दूसरा हमारा मेडिएवल हिस्ट्री और तीसरा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। 3 पार्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं। अब हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें 2 बातों का विशेषकर ध्यान रखना। कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें उसको पढ़ने के पहले 2 बातों का अपने विशेषकर ध्यान रखना है। इस आजकल सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आप लोग हमेशा कहते रहते हैं ना सर गाइडेंस भी दीजिएगा, साथ में गाइडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं बताता हूं कि गाइडेंस में आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोग को डेली कम पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उतना सॉलिड पढ़िए और सबसे ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। रिवीजन पे मैं आपको पहले दिन से ये बात बोल रहा हूं, लास्ट दिन तक यही बात बोलूंगा कि आपको रिवीजन पे मैक्सिमम फोकस करना है। मैं पढ़ाऊंगा, आपको फर्स्ट टाइम उस टाइम पढ़ना है, फिर उसके बाद कम से कम दिन में अपनी तरफ से 4 बार रिवीजन करना है। और रिवीजन ऐसा भी नहीं करना कि सब्जेक्ट को खोल के बैठना है, 1 घंटे 2 घंटे उसका रिवीजन का, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ लिया एक बार, फिर 5 मिनट के लिए घंटे 2 घंटे फिर सरसरी निगाह से उस सब्जेक्ट को टॉपिक को देख लिया, फिर 1-2 घंटे बाद समय मिला हमको, फिर 5 मिनट के लिए सरसरी निगाह से देख लिया। मतलब उस दिन अगर हम जो है उसी टॉपिक को जो हम पढ़े हैं आज, उसी टॉपिक को हम 4-5 बार दिन में अपनी आंखों के सामने से गुजार लेंगे तो वो टॉपिक हमें बिल्कुल जवान पे रटता जाएगा। और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर शाम को करेंगे डेली का डेली, तो वो आपको चीजें याद होती जाएंगी। अब ये मानिए कि 4 to 5 मंथ में हमें पूरा जितना भी अपना यूपी पीसीएस प्री एंड आरओ के रिलेटेड जीएस आती है पूरी कंप्लीट हमारी जुबान पे होनी चाहिए। जब जुबान पे आपके रटेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये मान लीजिए। अब रटने के भी तरीके हैं, मतलब ऐसा नहीं रटना है कि लेके बैठ गया बस रटना है। रटने के मैं आपको साइंटिफिक मेथड अब मैं वीडियो में अपने पिछले बता भी चुका हूं, और जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी मैं फिर बताऊंगा कि आपको क्या है, मैं जो लिखाऊंगा बस आपको वीडियो में लगातार देखना है और सुनना है। 2 बार कम से कम मेरे वीडियो को आप लोग देखेंगे और सुनेंगे तो आपको कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग ध्यान से बस 2 बार देख लीजिए, इसके बाद उस कॉपी को 5-10 मिनट सरसरी निगाह से देखते रहिए, आपका काम हो जाएगा। तो 2 चीजों पे फोकस करना है। एक तो सबसे ज्यादा रिवीजन पे फोकस करना है, मैक्सिमम टाइम रिवीजन ही हमको करना है। ये आप मन में बात बैठा लीजिए कि रिवीजन हमको अपना मैक्सिमम करना है। और दूसरा चीज हमको क्या करना है, सिलेबस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमारे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि हमको किस रास्ते जाना है, हमको पैटर्न नहीं पता होगा, हमको कुछ नहीं, सिलेबस के बारे में नहीं पता है, तो हम क्या पढ़ेंगे। कुछ भी उठा के, मान लो हिस्ट्री पढ़ना है, कुछ भी उठा के पढ़ लिया। अब हिस्ट्री पढ़ने को तो आप बैठेंगे तो साल भर हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे। तो पढ़ने का ऐसा में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, अपना प्रीवियस ईयर देखना है कि किस किस टॉपिक से क्या क्या हिस्ट्री में पूछा जा रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस टॉपिक को ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या है, अपने सिलेबस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब आप ये मान लीजिए आज मैं जैसे सिलेबस आपको पूरा मॉडर्न मेडिएवल हिस्ट्री का बताऊंगा, तो आपको ये सिलेबस समझ लीजिए पूरा दिन आज इस सिलेबस को समझना है। और जिसने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया उसका मानिए कि 100% में से एग्जाम क्रैक करने में से 20% काम आज ही हो गया। मेन आपका इंपॉर्टेंट है सिलेबस को समझना, सबसे ज्यादा। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है आपका रिवीजन। ये 2 चीजें करेंगे पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, ये हमारी गारंटी है। बस आप हम लोग जितना जितना टारगेट डेली दे रहे हैं उतना करिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इसलिए हम जिन्होंने अभी तक हमारे बैच में एडमिशन नहीं लिया है वो एडमिशन हमारे बैचेस में ले सकते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग आपको क्लास में पीडीएफ जो है हमारी सिलेबस की वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, तीनों एंशिएंट हिस्ट्री की भी, मॉडर्न हिस्ट्री की भी, मेडिएवल हिस्ट्री की भी। लेकिन अब मुझे ये क्लास हम लोगों ने आपसे वादा किया जैसा कि हम लोग आपको जो जो टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे उनको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड उनको हम सारे वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के प्रोवाइड करेंगे। अब ये क्लास मैं आज सिलेबस की क्यों लेके आया, क्योंकि मुझे पता है इसका रोल सिलेबस का मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। इसलिए मुझे ये क्लास मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए कि सिलेबस को अच्छे से समझिए और इसको बिल्कुल अपने जहन में उतार लीजिए सिलेबस को बिल्कुल।
तो आज हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि आखिर सिलेबस में है क्या क्या। तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जैसा कि, तो आप लोग सिलेबस को मैं लिखता जा रहा हूं और समझाता जा रहा हूं, आप लोग बस क्लास को देखते चले जाइए, पेन मत उठाइए कोई भी, केवल देखिए ध्यान से। अभी देखिएगा सारी आपको सिलेबस, सारी क्रोनोलॉजी अभी क्लास में याद हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में, जो हमारा मेडिएवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लासेस से स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडर्न हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग जैसे पहला जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री में, इसका सिलेबस हेडिंग डाल देते हैं इधर पे, इस सिलेबस देख रहे हैं हम लोग इसका। ठीक है, सिलेबस इसका मेडिएवल हिस्ट्री का हमें देखना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। उठा के सीधा नहीं कॉपी पढ़ने लगना है, कुछ भी उठा के पढ़ने लगे। हमें ये तो पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक हैं, किन किन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे यूपीपीसीएस में आयोग क्या क्या पूछ रहा है, उससे रिलेटेड हमें पहले सारा अपना सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस में सबसे पहला हमें टॉपिक पढ़ना है सिंध पर अरब आक्रमण, जिसकी हम लोग पीडीएफ ऑलरेडी आपको डेमो नोट्स के माध्यम से दे चुके हैं, आप लोगों ने सभी शायद देखी होगी। तो पहला टॉपिक है हम लोग का सभी का सिंध पर अरब आक्रमण। सिंध पर अरब आक्रमण पहला टॉपिक है हमारा। सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में सिंध पर अरब आक्रमण। ठीक है, अब अरब आक्रमण, अब इसका मतलब ये, अब इसको हमें इस लाइन को समझना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने बोला सिंध पर अरब आक्रमण, तो अरबों का आक्रमण जो है सिंध क्षेत्र पर हुआ। कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जब इनको अंतिम रूप से विजय मिली थी अरबों को। अब ऐसा नहीं है कि अरबों का पहले से आक्रमण नहीं हो रहा था, पहले भी अरबों का आक्रमण होता, लेकिन 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण हुआ, तब अंतिम रूप से इनको पहली बार विजय मिली थी अरबों को भारत पर। तो इसीलिए सिंध पर अरब आक्रमण पहला टॉपिक आपको ये पढ़ना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, यहीं पे तो टॉपिक का सिलेबस का आपका नाम हो गया। ठीक है, अब इसमें एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसी में यही सिलेबस जहां नोट करिएगा यहीं पे लिख लीजिए, ये जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमण। प्रथम मुस्लिम आक्रमण। अब यहीं से सिलेबस से देखिए आपके पहला ही क्वेश्चन ये बन गया कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन सा था, तो सिंध पर अरब आक्रमण जो था हमारा प्रथम मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमको अपने मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है सिंध पर अरब आक्रमण, ये हमारा प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। दूसरा टॉपिक हमारा क्या पढ़ना है इसमें मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन इतिहास में दूसरा टॉपिक हमारा भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण। दूसरा टॉपिक है हमारा भारत पर तुर्क आक्रमण। अब इसमें पहले सिंध पर अरब आक्रमण पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक है भारत पर तुर्क आक्रमण। अब तुर्कों में भी कौन कौन से आक्रमण इसमें मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जिनसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं। तो इसमें हमें दो आक्रमण पढ़ने हैं, एक तो महमूद गजनवी का आक्रमण, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी का आक्रमण। इसमें पहला टॉपिक हमें पढ़ना है भारत पर तुर्क आक्रमण में, और दूसरा टॉपिक है हमारा मोहम्मद गोरी का आक्रमण। मोहम्मद गोरी का आक्रमण। तो हमारे ये दो टॉपिक हो गए। पहला टॉपिक हमारा हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत में सिंध पर अरब आक्रमण, दूसरा है हमारा भारत पर तुर्क आक्रमण। अब तुर्क आक्रमण में किसमें क्या, इसके अंदर क्या हमें सब टॉपिक पढ़ना है, महमूद गजनवी का आक्रमण और इसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण। अब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है। तो इनका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य जो था शासन करना नहीं था, इनका जो भारत पर शासन का इनका मुख्य उद्देश्य था केवल भारत से धन लूटना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसलिए क्वेश्चन आता है कि भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था,
भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो प्रथम मुस्लिम शासक, अब इसके बाद जब मोहम्मद गोरी का मृत्यु होती है तो इसके बाद तीसरा टॉपिक यहीं से निकल के आएगा हमारा। तीसरा टॉपिक यहां से निकल के आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, 5 राजवंश से मिलकर बनता है हमारा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। इसका जो काल है, कब से कब तक दिल्ली सल्तनत रहा हमारा? 1206 से लेके 1526 तक। 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत जाता है। तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, क्वेश्चन आता है भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। उसी को, गुलाम वंश को हम ममलूक वंश भी बोलते हैं या फिर आरंभिक तुर्क शासक भी बोल सकते हैं इनको। तो गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है जैसे पेपर में कि हमारा प्रथम मुस्लिम शासक कौन था भारत पर शासन करने वाला, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा। और इसी में पूछ लेगा प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी भारत पर शासक करने वाली, तो इसी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रजिया सुल्ताना का नाम आएगा। तो दिल्ली सल्तनत को अभी हम और टॉपिक को इसको डिटेल में खोलकर समझते हैं कि हमारे सिलेबस में और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो ये स्क्रीनशॉट जिसको लेना और ले लीजिए। 3 टॉपिक हमारे हमने बता दिए कि पहला सिंध पर अरब आक्रमण, दूसरा भारत पर तुर्क आक्रमण, तीसरा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526। अब इसको और दिल्ली सल्तनत को और हम लोग डिटेल में भी देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें। तो तीसरा टॉपिक हम देख रहे थे अपना दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो है हमारा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमारे 5 राजवंश आते हैं। इसके अंतर्गत हमारे 5 राजवंश हमें देखने हैं, 5 वंश हमें देखने हैं। ठीक है, 5 वंश हमें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखने हैं। तो सबसे पहला हमारा वंश आता है कौन सा? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का समय भी लिख लेते हैं यहां पर, 1206 से लेकर 1526। मार्कर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, 1526। तो पहला जो हमारा इसमें वंश आता है हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश। ठीक है, इसी को बोलते हैं ममलूक वंश। इसी को बोलते हैं ममलूक वंश। गुलाम वंश, इसी को बोलते हैं ममलूक वंश, या फिर इसी को बोलते हैं आरंभिक तुर्क शासक। आरंभिक तुर्क शासक। ये पहला राजवंश हो गया हमारा। अब इसका समय कब से कब तक है इस राजवंश का? इसका समय है हमारा 1206 से लेकर 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और इसका समय है हमारा 1290। ठीक है, तो पहला राजवंश हमारा ये हो गया। अब दूसरा राजवंश कौन सा आता है हमारा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत? खिलजी वंश। खिलजी वंश। अभी इन वंशों के अंतर्गत भी कई सारे शासक आएंगे, उनकी क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आता है, कौन सा शासक किसके बाद आया। तो इसी सिलेबस के अंतर्गत हमें सारी क्रोनोलॉजी अभी हम आगे लिखेंगे। वो क्रोनोलॉजी हमें एज इट इज बिल्कुल हमारे दिमाग में रटी होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन जरूर आयोग में बनता है। तो खिलजी वंश का जो समय है वो लिखेंगे 1290 से लेके 1320। अब ये जो काल का विभाजन हो रहा है वंशों का, ये मोटा मोटा काल का विभाजन किया गया, जैसे 1206 से 1290, 1290 से 1320। अब किसी किताबों में कहीं का 1318 भी लिखा मिल सकता है आपको, 1319 भी। तो इसको एग्जैक्ट बिल्कुल सन नहीं है कि इसका एग्जैक्ट बिल्कुल सन पेपर में पूछे, मोटा मोटा विभाजन है कि 1290 से 1320 तक इसका ये वंश चला होगा। तो खिलजी वंश। तो पहला हमारा हो गया गुलाम वंश, दूसरा हो गया हमारा
खिलजी वंश। तीसरा आया हमारा तुगलक वंश, तुगलक वंश। इसका समय काल है हमारा 1320 से 1412 ईस्वी तक। ठीक है, तुगलक वंश। चौथा है हमारा सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद वंश। अब तुगलक वंश जो चल रहा है हमारा 1320 से 1412 तक चल रहा है। अब 1412 से लेके 1414 तक, जो बीच में 2 वर्ष का समय का अंतराल है, वो दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्थाओं का दौर रहता है। उस समय किसी पर्टिकुलर राजवंश की शासन सत्ता नहीं दिखाई देती है। तो इसी अव्यवस्था का फायदा उठा के सैयद वंश में इस स्थापना होती है सैयद वंश की। तो सैयद वंश का जो समय काल है हमारा 1414 से लेके 1451 तक। खिज्र खां सैयद जो है हमारा इसी अवस्था का फायदा उठा के सैयद वंश की स्थापना करता है। तो चौथा हो गया हमारा सैयद वंश। और पांचवा है हमारा लोधी वंश। अंतिम दिल्ली सल्तनत का राजवंश है हमारा लोधी वंश। इसका समय काल है हमारा लोधी वंश का 1451 से लेके 1526 तक, 1526 तक। तो ये हमारे 5 राजवंश आते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब इन वंशों के अंतर्गत कई सारे शासक आते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आता है, कौन सा क्रोनोलॉजी लगाने को आ जाती है पेपर में। अब लेकिन उसके पहले यहीं पे एक क्वेश्चन निकल के आता है जो आयोग में कभी भी पूछा जा सकता है। अब यहीं से एक हिडन क्वेश्चन है। अब हिडन क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा वंश था जिसने सबसे ज्यादा समय तक सत्ता पर शासन किया था। तो आप देख लीजिए ईयर किसका सबसे ज्यादा होगा, तो आपके माइंड में डायरेक्ट रहेगा। ये देखिए यहाँ पे तुगलक वंश दिख रहा है। लगभग आपका ये 92 ईयर, 92 वर्ष का शासन काल है इसका, 92 वर्ष का शासन काल, 92 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। तो सबसे ज्यादा शासन करने वाला कौन है? तुगलक वंश। और इसी में पूछेगा सबसे कम समय तक कौन सा ऐसा वंश था दिल्ली सल्तनत जिसने सत्ता पर शासन किया था, कौन है इसमें? देख लीजिए आप किसका ईयर है सबसे कम, खिलजी वंश। खिलजी वंश है आपका कितना है ये, लमसम 30 वर्ष का समय। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश कौन सा था? तुगलक वंश। और सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है हमारा खिलजी वंश। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लेना है। अब इसके अंतर्गत भी, इन वंशों के अंतर्गत भी कौन कौन से शासक आए उसकी क्रोनोलॉजी को हम लोग डिटेल में ओपन करते हैं। तो ये सिलेबस इतना डिटेल है, सिलेबस को सबसे पहले समझना जरूरी है। सल्तनत के अंतर्गत हमने 5 राजवंश देख लिए। अब 5 राजवंश में सबसे पहला हमारा आता है जैसे गुलाम वंश। ठीक है, अब गुलाम वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। गुलाम, इसके अंतर्गत पहला डाल लेते हैं गुलाम वंश, ये पहला वंश। अब गुलाम वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक रहे उनके क्रोनोलॉजी को देखना है। तो सबसे पहले गुलाम वंश में आएगा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा। मोहम्मद गोरी के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हमारा दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश के रूप में स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के अंतर्गत आएगा। अब गुलाम वंश के बाद कौन सा शासक आएगा? आराम शाह। आराम शाह के बाद कौन सा शासक आएगा? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है। इल्तुतमिश। ठीक है, ये इल्तुतमिश जो है आराम शाह को, एक लड़ाई होती है जूद की लड़ाई में आराम शाह को इल्तुतमिश हराता है और सत्ता पर खुद बैठता है। तो पहला हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा हमारा आराम शाह, तीसरा हमारा इसी गुलाम वंश के अंतर्गत आएगा इल्तुतमिश। चौथा आएगा हमारा रुकनुद्दीन फिरोज। ये इसी गुलाम वंश के अंतर्गत है सारे हमारे। इसके अंतर्गत आएगा रुकनुद्दीन
फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। इसके बाद हमारा चौथा जो है हमारा, इसी के बाद में यहां लिख लेते हैं बगल में, इसी के आगे रुकनुद्दीन फिरोज के बाद आएंगी हमारी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना जो हमारी भारत पर शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम शासका के रूप में जानी जाती हैं, रजिया सुल्ताना। ठीक है। के बाद आएंगे हमारी बहराम शाह। बहराम शाह। बहराम शाह के बाद आएगा हमारा शासक अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद आएगा नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। ये सब गुलाम वंश के ही अभी शासक चल रहे हैं। नासिरुद्दीन महमूद। अब नासिरुद्दीन महमूद के बाद आएगा हमारा बलबन। ठीक है। इसके बाद बलबन के बाद आगे मैं इधर पे लिख देता हूं साइड में, जिसको नहीं दिखेगा क्योंकि नीचे हो सकता है दिखे ना, इसको मैं साइड पे लिख देता हूं। बलबन के बाद आएगा बलबन के बाद हमारे निकल के आएंगे कै खुसरो। फिर आएगा हमारा कैकूबाद। इसके बाद कयूमर्स। तो ये शासक जो हमारे सारे गुलाम वंश के हैं, और जैसे क्रोनोलॉजी में हमने लिखा है उसी क्रोनोलॉजी में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आपका 101% जरूर आएगा यूपी पीसीएस प्री में। आपको अभी बता दूं, इसी क्रोनोलॉजी में याद होना चाहिए आपको। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैखुसरो, कैकूबाद, कयूमर्स, सारे शासक हमारे ये गुलाम वंश के हो गए। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। गुलाम वंश हो गया। दूसरा हमारा आएगा इसमें खिलजी वंश। दूसरा हमारा वंश आता है खिलजी वंश। अब खिलजी वंश की स्थापना किसने करी, इस वंश की शुरुआत किसने करी, कौन कौन से शासक आए, तो खिलजी वंश के अंतर्गत हमारा आएगा सबसे पहले, खिलजी वंश के अंतर्गत हमारा कौन सा शासक आएगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद अगला शासक आएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। तो ये हमारे खिलजी वंश के अंतर्गत शासक आते हैं। 3 शासक आते हैं हमारे खिलजी वंश के अंतर्गत, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना है। अब इसमें से कुछ शासकों से क्वेश्चन हमेशा आता है, जैसे गुलाम वंश है। गुलाम वंश में देखा जाए, अगर इंपॉर्टेंट शासकों की बात की जाए, किन से क्वेश्चन आने की ज्यादा पर, वैसे तो सभी से क्वेश्चन आयोग कहीं से पूछ सकता है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंस के नजरिए से देखा जाए तो एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, दूसरा हमारा इल्तुतमिश हो गया, तीसरा हमारा बलबन हो गया। ये 3 शासक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। अब खिलजी वंश में पूछा जाए कौन किससे क्वेश्चन ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, तो अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटी। चला सा राजवंश हमारा आएगा तुगलक वंश। ठीक है। अब तुगलक वंश में कौन कौन से शासक आते हैं वो क्रोनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तुगलक वंश में सबसे पहला शासक आता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक।
ठीक है। इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमबीटी के नाम से भी कह सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक, इसको हम लोग शॉर्ट में एफएसटी के नाम से भी बोल सकते हैं। अब गुलाम वंश में 3 शासक, ये 2 शासक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जिनसे क्वेश्चन हर बार आएगा ही आएगा। और इसके बाद गुलाम तुगलक वंश में 3 शासकों के नाम तो मोस्टली सभी को याद होते हैं, लेकिन जब इसके बाद के शासक की क्रोनोलॉजी लगाने को आती है, तब वहां पे लोगों का गलत करके आते हैं लोग क्वेश्चन। तो इसके बाद के शासक अगर देखे जाएं तो इसके बाद के शासक आते हैं हमारे तुगलक शाह, तुगलक शाह। फिर अगला शासक है अबू बकर, अबू बकर। ठीक है, तुगलक शाह, अबू बकर। फिर एक आएगा हमारा नासिरुद्दीन मोहम्मद, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन मोहम्मद। फिर इसके बाद आएगा, इसके बाद शासक आता है हमारा अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन सिकंदर। अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिसको हम हुमायूं के नाम से भी जानते हैं, इसको हम अलाउद्दीन सिकंदर शाह को हुमायूं के नाम से भी जानते हैं। और अंतिम शासक इसमें आएगा नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। अब यहाँ पे जो ऊपर नासिरुद्दीन था वो मोहम्मद था, नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये नासिरुद्दीन महमूद आए, इसका नाम है। ठीक है, तो ये हमारी तुगलक वंश के शासकों की क्रोनोलॉजी हो गई। एज इट इज बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एज इट इज बिल्कुल याद कर लीजिएगा ये क्रोनोलॉजी को। हमारा चौथा वंश है हमारा दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश, सैयद वंश। तो सैयद वंश में सबसे पहला शासक कौन सा आएगा? खिज्र खां सैयद, खिज्र खां सैयद। इसके बाद कौन सा शासक आएगा? मुबारक शाह, मुबारक शाह। इसके बाद कौन सा शासक आएगा? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। इसके बाद आएगा हमारा अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो हमारे सैयद वंश के शासक हो गए। इसके बाद पांचवा राजवंश, पांचवा राजवंश आता है हमारा लोधी वंश, लोधी वंश। लोधी वंश में कौन कौन से शासक हमारे आते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। इसके बाद आता है हमारा सिकंदर लोधी, सिकंदर, सिकंदर लोधी। इसके बाद अगला शासक आता है हमारा इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी।
इसी इब्राहिम लोदी को हराता है कौन? बाबर। पानीपत। पानीपत के युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को 1526 में हराता है और दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर। तो अगला कौन सी घटनाएं होती हैं? तो इसी के पैरेलल हमारी घटना एक विजयनगर साम्राज्य निकल के आता है यहीं पर। चौथा टॉपिक है ये हमारा डी नंबर। दिल्ली सल्तनत हो गया, चौथा टॉपिक है हमारा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राजवंश, विजयनगर वंश, मान विजयनगर वंश और बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य। ये हमारा चौथा टॉपिक निकल के आता है, विजयनगर साम्राज्य एंड बहमनी साम्राज्य। तो इसमें क्या है हमारा विजयनगर, मुख्यतः अगर देखा जाए तो विजयनगर 4 वंशों से मिलकर बनता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वंश आते हैं उनको सम्मिलित रूप से मिलाया जाए तो विजयनगर साम्राज्य ये वंश उसको बोला जाएगा। तो विजयनगर इसको कौन कौन से आएंगे हमारे? तो सबसे पहले आएगा संगम वंश, संगम वंश। संगम वंश का जब समाप्ति होगी तो इसके बाद आएगा सालूब वंश, सालूब वंश। सालूब वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तुलूब वंश, तुलूब वंश। तुलूब वंश के बाद आता है अरविडू वंश, अरविडू वंश। तो ये 4 वंशों को मिलाकर विजयनगर साम्राज्य या फिर विजयनगर वंश बनता है, 4 वंशों को मिलाकर। अब संगम वंश में अगर कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के नाम देखे जाएं तो कौन कौन से किनका किनका नाम आएगा? तो सबसे पहले हरिहर का आएगा, हरिहर। फिर इसके बाद आएगा बुक्का, ये दोनों आपस में भाई होते हैं, हरिहर और बुक्का। इसी के अंतर्गत आएगा देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। इसी में अगला नाम आएगा देवराय द्वितीय। सालूब वंश के अंतर्गत किस राजा का नाम आएगा? किसने सालूब वंश की स्थापना करी? तो नरसिंह सालूब का नाम आएगा। नरसिंह सालूब ने सालूब वंश की स्थापना करी, नरसिंह सालूब ने सालूब वंश की स्थापना करी। तुलू वंश का कौन आएगा? तो तुलू वंश के एक अंतर्गत महत्वपूर्ण राजा का नाम आता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को पूरे विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा माना जाता है। तो तुलू वंश के अंतर्गत कौन सा राजा आएगा? कृष्णदेव राय, केडी राय, कृष्ण देव राय। ठीक है, तो हमारे 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में। बहमनी साम्राज्य की अगर बात करी जाए तो इसको तो जो हम लोग जो टॉपिक आएगा तो मेन इसको पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसमें से पूछा जाए कि एक इसके प्रधानमंत्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस प्रधानमंत्री का नाम क्या होता है? महमूद गवाह। प्रधानमंत्री का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री का नाम होता है महमूद गवाह। तो ये हमारा बहमनी साम्राज्य में ये हमारा प्रधानमंत्री महमूद गवाह आएगा। जब बहमनी साम्राज्य का अंत होता है तो 4 छोटे छोटे 4 राजवंश देखने को मिलते हैं। बीदर है, बरार है, कोलकुंडा है, अहमदनगर है। तो ये जब बहमनी साम्राज्य टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। तो हमारा चौथा टॉपिक है हमारा विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य। ये चौथा टॉपिक हमको पढ़ना है, इसके दौड़ ले लीजिए जिसको लेना हो। फिर इसी में 5वां टॉपिक निकल के आता है हमारा सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफी एवं भक्ति आंदोलन। ये 5वां टॉपिक हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है।
सूफी एवं भक्ति आंदोलन। अब सूफी संत क्या है, जो इस्लाम धर्म के जो रिलेटेड संत हैं, जैसे निजामुद्दीन औलिया हैं, अजमेर के चिश्ती साहब हैं, जो ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, और सूफी संत इस टाइप के जो सूफी संत है वो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और भक्ति आंदोलन में हम लोग वल्लभाचार्य, तुकाराम, कबीर दास, मीराबाई, सूरदास ईटीसी इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, सूफी एवं भक्ति आंदोलन के अंतर्गत। छठा टॉपिक है हमारा सूफी एवं भक्ति आंदोलन हो गया, छठा टॉपिक। इसके बाद हम लोग अपना पढ़ेंगे अब यहाँ से मुगल साम्राज्य जो हमारा बाबर उसको इब्राहिम लोदी को हराता है पानीपत की लड़ाई में, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब ये हम लोग यहाँ पे छठा टॉपिक अपना पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल साम्राज्य, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। इसमें भी क्रोनोलॉजी लगाने को आती है शासकों की, जिस तरीके दिल्ली सल्तनत में क्रोनोलॉजी लगाने को आती है, इसे मुगल साम्राज्य में भी इसकी क्रोनोलॉजी लगाने को आती है। तो ये हमारा 1526 से लेके 1857 तक चलता है पूरा, 1526 से लेके 1857 तक इसका काल चलता है। अब मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अगर शासकों की क्रोनोलॉजी का क्रम पूछा जाए तो बाबर जो है पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराता है 1526 में और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। सबसे पहला नाम आएगा बाबर, बाबर, ठीक है। बाबर के बाद आएगा हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं के बाद आएगा अकबर, अकबर। अब यहीं पे एक क्वेश्चन ध्यान देने वाला है कि अकबर के, हुमायूं और अकबर के बीच में इसी के में एक सूरवंश की स्थापना होती है। इसी दोनों के शासनकाल के बीच में सूरवंश देखने को मिलेगा हमको, सूरवंश, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है हमारी सूरवंश की किसने करी, शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने स्थापना की सूरवंश की, ठीक है, स्थापना की। तो पहला बाबर, हुमायूं, अकबर, इन्हीं दोनों के बीच में सूरवंश भी देखने को मिलता है हमको, बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर के बाद अगला शासक आएगा हमारा जहांगीर, जहांगीर, सलीम भी जिसका नाम है, सलीम भी बोलता है, अकबर इसको सलीम बोलता था, सलीम, ठीक है। इसके अगला शासक आएगा हमारा इसमें शाहजहां, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब, औरंगजेब। अब औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक हुए उनको हम उत्तर मुगल शासकों की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। और अधिकांश इतिहासकार जो हैं हमारे उत्तर मुगल शासकों को आधुनिक युग के अंतर्गत रखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। तो इसीलिए मैं शासकों को, मुगल साम्राज्य टॉपिक चल रहा है तो सारे शासकों का नाम मैं बता देता हूं, लेकिन इसके बाद के जो शासक होंगे उत्तर मुगल शासक, इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो औरंगजेब का ही एक पुत्र यहां पे निकल के आता है, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं, मुअज्जम, मुअज्जम, ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद आएगा हमारा जहांदार शाह, जहांदार शाह, बहादुर शाह प्रथम के बाद आएगा जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद आएगा फर्रुख सियर, फर्रुख सियर, ठीक है। फर्रुख सियर के बाद आएगा मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो इतने शासक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मोहम्मद शाह रंगीला के आगे भी मैं बताता हूं।
रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आएगा अगला, आएगा अहमद शाह। अहमद शाह। अहमद शाह के बाद आएगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। इसके बाद आएगा अगला शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। इसके बाद अगला आएगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। इसके बाद अंतिम आएगा मुगल साम्राज्य में बहादुर शाह द्वितीय जफर। जफर उपनाम से कविताएं लिखते थे, इसलिए इनको नाम में जुड़ गया जफर। तो बहादुर शाह द्वितीय जफर। ठीक है, तो ये सारे शासक हो गए मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। इसी क्रोनोलॉजी में आपको कॉपी में बिल्कुल एज इट इज नोट कर लेना है। या तो हमारे क्लासेस में अभी इसका मैं आज अभी लगभग थोड़ी देर में इसका पीडीएफ जो है आज या फिर कल शाम तक मान लीजिए या फिर कल आपको कंफर्म इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। जैसा मैं एज इट इज पढ़ा रहा हूँ ऐसा ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है इसमें? अंतिम टॉपिक हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत में मराठा एवं शिवाजी। मराठा एवं शिवाजी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मध्यकालीन भारत का पूरा सिलेबस। अब देखिए इस सिलेबस को कितना डिटेल में हमने समझा, एक एक पॉइंट को, एक एक क्रोनोलॉजी को। अब देखिए सिलेबस में ही कितना कुछ पढ़ने को आपको कम से कम ये मानिए कि 8-10 क्वेश्चन तो सिलेबस से ही मिल गए। क्रोनोलॉजी का क्रम है सारा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन से सल्तनत काल कितने दिन तक रहा, कितने समय तक रहा, सारे सल्तनत काल का ईयर, और कौन कौन से शासक हो किसके सल्तनत काल में। तो देखिए सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट। अब हमने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया तो अब हमें पता चल गया कि अब हमें क्या क्या पढ़ना है, किस रास्ते चलना है। ठीक है, तो ये सिलेबस आप लोग सभी लोग इसको अच्छे से समझेंगे आज। और अपनी हम लोग इसी तरह से क्लासेस आपको पीडीएफ रेगुलर इसी बेसिस पे प्रोवाइड होती रहेंगी। किसी को कोई भी डाउट हो, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो तो कभी भी हमें कॉल करिए। हमने आपकी सफलता हमें दिलानी है किसी भी तरह, उसके लिए हमने जिम्मेदारी उठाई है। और आप निश्चिंत रहें, हमारी संस्था आप तक जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, जिस दिन तक यूपीपीसीएस प्री या फिर आरओ एआरओ, उस दिन तक हमारी संस्था आपके साथ खड़ी है। सिलेबस जैसे ही हमारा ये पूरा कंप्लीट होगा, इसके बाद लगातार रिवीजन क्लासेस, टेस्ट सीरीज लगा। हमें बस सफलता लेनी है, किसी भी तरह हमें मेहनत करके सफलता अपने को हासिल करनी है। तो सभी लोग बैच में जल्द से जल्द एडमिशन ले लें जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, और एडमिशन लेकर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आज की क्लास लंबी और इस क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी वो हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।